हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन से रिलेटेड फील्ड में क्या-क्या नया रिसर्च हुआ है, कौन-कौन से नए इनोवेशंस आ रहे हैं जो हाइपरटेंशन मैनेजमेंट में कुछ क्रांति ला सकते हैं, चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स धीरे-धीरे करके हाइपरटेंशन की स्ट्रैटेजी ट्रीटमेंट की चेंज हो सकती है। हालाँकि इस वीडियो को इस इच्छा के साथ मत देखिए या इस चाह के साथ मत दीजिए कि कोई मैं ऐसी चमत्कारिक थेरेपी बताने वाला हूँ जिससे एक बार में हाइपरटेंशन क्योर हो जाएगी। हाँ, कुछ सर्जिकल थेरेपीज़ आती हैं हाइपरटेंशन के लिए, सक्सेस रेशियो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, हाइपरटेंशन से रिलेटेड काफ़ी नए इनोवेशंस हैं और नए क्या-क्या चीज़ें हैं, आज उस बारे में बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे डायबिटीज़ मैनेजमेंट, हाइपरटेंशन मैनेजमेंट, हार्ट अटैक मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आजकल काफ़ी नए-नए इनोवेशन चल रहे हैं। कंटिन्यूअस रिसर्च इस फील्ड्स में जारी है। तो इससे रिलेटेड हाइपरटेंशन मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट जो इनोवेशंस है, उसमें ये है कि जेनेटिक और मॉलिक्यूलर मार्कर्स के बेसिस पे इंडिविजुअलाइज़ थेरेपीज़ पर काम चल रहा है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को क्यों हाइपरटेंशन हुआ, कौन सी जीन्स वगैरह में इफेक्टेड है, उसकी वजह से कोई स्पेसिफिक जेनेटिक ट्रीटमेंट या पेशेंट के जेनेटिक रिस्क के बेसिस पे उसको प्रेडिक्ट कर पाना कि किसको हाइपरटेंशन होगा, किसको नहीं, इस पर काफ़ी काम चालू है। एज़ ऑफ नाउ ये प्रेजेंटली कमर्शियल मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है कि आप जान सकें जेनेटिक बेसिस पे कि आपको हाइपरटेंशन या बीपी का बीमारी है तो आपके बच्चे को होगा या नहीं। लेकिन हाँ, इस पर रिसर्च काफ़ी चालू है कि कौन-कौन से जीन्स हाइपरटेंशन को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि 95% ऑफ द केसेज़ हाइपरटेंशन के बिना किसी कारण के होते हैं, जिसमें पेशेंट की कोई बुरी आदत भी नहीं होती, कोई बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स भी नहीं होते, लेकिन फिर भी हाइपरटेंशन होता है। तो इन सबको कौन से जीन से इफेक्ट की होते हैं और क्या हम उस जेनेटिक लेवल पर उस चीज़ को हम खुद ठीक कर सकते हैं, उस जीन्स को करेक्ट कर सकते हैं ताकि हाइपरटेंशन हो ही ना, अपने आप ही करेक्ट हो जाए। इस पर काफ़ी काम चल रहा है जेनेटिक लेवल पर। वेस्टर्न कंट्रीज में ही ज़्यादा चल रहा है, अपने आप पे तो उतना ज़्यादा इस तरह के रिसर्चेज नहीं होते हैं, फंडिंग का प्रॉब्लम होता है। लेकिन हाँ, इस पर रिसर्च काफ़ी चल रहा है और हो सकता है इन फ्यूचर इस पर कुछ नया देखने को मिले। नई थेरेपीज़ पर काम चल रहा है, जैसे एंडोथेलियन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, वैसोपेप्टिडेज इनहिबिटर्स है, मेंडोकॉर्टिक का रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ये कन्वेंशनल मॉलिक्यूल्स के अलावा नए मॉलिक्यूल्स हैं जो धीरे-धीरे करके आ रहे हैं। नई थेरेपी स्ट्रैटेजीज़ है, अलग-अलग रिसेप्टर्स पर काम करने वाले। देखिए, हाइपरटेंशन में अलग-अलग तरह के जो मॉलिक्यूल्स है वो अलग-अलग रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स अलग रिसेप्टर पे काम करता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स अलग रिसेप्टर पे काम करता है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर अलग लेवल पे काम करता है। तो ये सारे अलग-अलग रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। उसी तरह नए और रिसेप्टर्स पर भी काम चल रहा है, जिस पर नए काम करने वाली दवाइयों को मार्केट में लाने का प्रयास चालू है, जिससे कि लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी चेंज हो जाए और हमको थोड़ा ज़्यादा तरह की मेडिसिन मिले जिससे हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकें। क्योंकि हाइपरटेंशन एक सिंगल फैक्टोरियल डिजीज़ नहीं, बहुत सारे लेवल्स पर, बहुत सारे रिसेप्टर्स पर उस पे काम होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लोगों का बढ़ता है। तो अगर हम इस तरह की स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकें जो मल्टी रिसेप्टर्स हो या मल्टीपल लेवल्स पर काम करे, तो इफेक्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा, दवाइयाँ को इफेक्ट ज़्यादा अच्छा होगा। मान लीजिए 2-4 तरह की दवाई पेशेंट को इफेक्ट नहीं कर पा रही है तो आप और ऐड ऑन भी कर सकते हो। मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर दवा से पेशेंट को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा या किसी पेशेंट को साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं तो आप चेंज भी कर सकते हो। तो अलग-अलग तरह की जो मेडिसिन अलग-अलग रिसेप्टर्स पे काम करने के लिए जो डेवलप कर रहे हैं, उससे कुछ नए थेरेपी की मोडालिटीज़ खुलेंगे और रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। एज़ ऑफ नाउ कुछ नए मॉलिक्यूल्स आए भी हैं, पुराने मॉलिक्यूल्स के ही नए डेरिवेटिव्स भी आए हैं जो उसी रिसेप्टर पे कुछ अलग तरीके से एक्शन करते हैं, वैसे मॉलिक्यूल भी आए हैं, लेकिन अभी उसमें और काम बाकी है। नेक्स्ट है कि कई कॉम्बिनेशन थेरेपीज़ पर भी काम चल रहा है, कॉम्बिनेशन थेरेपीज़ पर भी वर्क चल रहा है, जिसमें अलग-अलग मेडिसिन के कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके हाइपरटेंशन को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। आप जानते हैं, देखिए, एक तरह का पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें लिमिटेशन होती है कि वो एक ही रिसेप्टर पे काम करेगा, एक ही तरह से बीपी को कंट्रोल करेगा। वहीं अगर आप मल्टीपल रिसेप्टर्स पर काम करने वाले मॉलिक्यूल्स पर अगर फोकस करते हैं तो स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है। ओवरऑल हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा और अलग-अलग कॉम्बिनेशन साथ में अगर मिलकर काम करेंगे तो रिस्पॉन्स और ज़्यादा अच्छा भी आएगा। इसके अलावा कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज़ पर भी काम हो रहा है, जैसे रीनल डिनर्वेशन है। रीनल डिनर्वेशन बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें किडनी के चारों ओर जो सिंपैथेटिक फाइबर्स है उनको डैमेज कर दिया जाता है इस टेक्निक के द्वारा। तो इससे हाइपरटेंशन को मैनेज करने में ज़्यादा सहायता मिलती है और ये सिंपैथेटिक फाइबर्स को डैमेज करने में दवाओं के अलावा एक परमानेंट थेरेपी जैसा इसे माना गया है। इसके अलावा बैरो रिसेप्टर थेरेपी है, जिसमें एक पेसमेकर जैसे डिवाइस के द्वारा आप बैरो रिसेप्टर के स्टिमुलेशन और एक्टिवेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे भी काफ़ी लोगों की ओवरऑल
रिस्पॉन्स को इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है सिर्फ उस पेसमेकर जैसे डिवाइस को मूव करके। पर ये सारी ही टेक्नोलॉजीज़ में कुछ इफ्स एंड बट्स है। रीनल डिनर्वेशन में प्रॉब्लम ये है कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स उतने गारंटेड नहीं आते हैं और कई बार सिंपैथेटिक फाइबर्स वापस रीग्रो भी कर जाते हैं, तो उससे रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते हैं। तो अब तक जितने इसमें ट्रायल हुए हैं वो बहुत अच्छे कंसिस्टेंट रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे। फ्यूचर में वापस से हो सकता है थेरेपी रीइंट्रोड्यूस हो और ज़्यादा इसमें काम चल रहा है। इसके अलावा बायोरिसेप्टर थेरेपी में मेन प्रॉब्लम ये है कि कैरोटिड रिसेप्टर बॉडी में सर्जिकली इसको इंसर्ट करना पड़ता है, जो कि काफ़ी कम्बरसम प्रोसीजर है, रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए हर पेशेंट्स में इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये बहुत सेफ थेरेपी नहीं माना जाता, रिस्क काफ़ी होता है। अदरवाइज़ ये थेरेपी काफ़ी प्रॉमिसिंग है, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, लेकिन इसको सर्जिकली इंसर्ट करना पड़ता है, वो भी बड़ा मुश्किल है। अभी भी इस पर कुछ ट्रायल्स चालू है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा टेलीमेडिसिन का प्रयोग किया जा सकता है हाइपरटेंशन मैनेजमेंट में, जिसके द्वारा हम पेशेंट को मोबाइल एप्लीकेशंस द्वारा या उनको इंटरनेट की सेवा द्वारा उनको ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी दे सकते हैं, ऑनलाइन उनकी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज के लिए उनको ट्रेन भी करवा सकते हैं, अलग अलग चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं ऑनलाइन टेलीमेडिसिन द्वारा। तो टेलीमेडिसिन एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम ऑनलाइन चीज़ों को जैसे व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं या जूम पे कॉलिंग करते हैं, उसके द्वारा मल्टीपल लोगों को एंगेज करके एजुकेट कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उनको बेटर लेवल में मैनेज कर सकते हैं, जो कि दूर बैठे भी हो सकता है इंटरनेट की सेवा द्वारा। इसके लिए पेशेंट को क्या है, हज़ारों किलोमीटर जाके किसी स्पेसिफिक डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको यहाँ से बैठ के अमेरिका में भी किसी डॉक्टर को अगर वो सुनना चाहे, उसकी इंस्ट्रक्शन को समझना चाहे और उसकी एक्सपीरियंस को यूज़ करना चाहे तो कर सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा मोडालिटी है जो हाइपरटेंशन मैनेजमेंट में भी अपना रोल प्ले कर रहा है। ऑब्वियसली बाकी चीज़ों में तो है ही इसका रोल, बाकी चीज़ों के अलावा हाइपरटेंशन में भी इसका सिग्निफिकेंट रोल देखा जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा कई तरह के टेस्ट को और टेक्नोलॉजीज़ को इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है, जिसके द्वारा एक पर्सनलाइज्ड वे में पेशेंट को ट्रीट किया जा सके। पेशेंट के सारे रिपोर्ट्स को कलेक्ट करना और उसके बेसिस पे पेशेंट को प्रॉपर इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी देना हर आदमी के लिए ईजी नहीं है। डॉक्टर्स के पास टाइम का भी शॉर्टेज होता है, तो पेशेंट की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी फाइल्स होती हैं। तो कौन सी दवा पेशेंट को बेस्ट सूट करेगी, कौन सी टेक्नोलॉजी पेशेंट को बेस्ट सूट करेगी, कौन सी थेरेपी बेस्ट सूट करेगी, कौन सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट और एक्सरसाइज सूट करेगा, ये सब चीज़ें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके पेशेंट को एक स्टैंडर्डाइज प्रेस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, एक स्टैंडर्डाइज डाइट थेरेपी भी दे सकते हैं, कौन सा फल सब्जी उसको खाना चाहिए। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि वेट कितना है, हार्ट प्रॉब्लम है कि नहीं, बीपी है कि नहीं, शुगर है कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं। तो उसके बेसिस पे एक इंटीग्रेटेड अप्रोच कर सकते हैं, जो कि सिंपल एक पेशेंट को जो भी अगर डॉक्टर देख रहा है ह्यूमन ब्रेन का अगर यूज़ कर रहा है तो उसके द्वारा करवा पाना इतना ईजी नहीं है। कंप्यूटर द्वारा हर एक पेशेंट को इस चीज़ को मैनेज करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस फील्ड में थोड़ा रोल हो सकता है। इसके अलावा कुछ बिहेवियरल इंटरवेंशंस पर भी काम चल रहा है कि लोगों को उनकी लाइफस्टाइल चेंजेस करके और उनके बिहेवियर को चेंज करके, उनके मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करके भी हाइपरटेंशन को मैनेज करने का प्रयास चालू है। तो ये लॉन्ग टर्म पेशेंट के बिहेवियर को चेंज करके और उनके ओवरऑल लाइफस्टाइल को चेंज करके उससे हाइपरटेंशन को कैसे मैनेज किया जाए, इस पर भी काफ़ी काम चालू है। और इससे फ्यूचर में लोगों की लाइफस्टाइल चेंज करके भी उनके ब्लड प्रेशर की दवाओं की रिक्वायरमेंट और ओवरऑल ट्रीटमेंट के सक्सेस रेशियोज़ को चेंज करना का प्रयास चालू है। ये ज़्यादातर चीज़ों को सुन के आपको लगेगा यार ये सब चीज़ें तो मार्केट में है नहीं, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ऑब्वियसली ये साइंस कोई भी चीज़ का ऐसे डेवलप नहीं होता। कोई एक नई दवा भी अगर मार्केट में आती है तो उसमें सैकड़ों सालों का रिसर्च रहता है, फिर वो मार्केट में आती है, फिर मार्केट में आने के बाद टेस्ट होती है, टेस्ट होने के बाद रिजल्ट अच्छा मिलता है तो लोगों के लिए अवेलेबल होती है। और उसमें भी ये देखना पड़ता है कि कितना कॉस्ट है, कितना पेशेंट को पे करना पड़ रहा है, उसके हिसाब से कितना बेनिफिट मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ों को असेस करके तब फाइनल बताया जाता है कि पर्टिकुलर थेरेपी सक्सेसफुल है कि फेलियर। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सालों का प्रोसेस होता है। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि प्रोसेस पर काम चालू है। अगर फ्यूचर में अगले कुछ साल 10-15 सालों में धीरे धीरे करके चीज़ें और मार्केट्स में आती जाएंगी, कोई चीज़ें जल्दी भी आ सकती हैं, कोई चीज़ें लेट भी आ सकती हैं, तो अलग अलग डेटा पे अलग अलग तरह की मोडालिटीज़ पे रिसर्च सब जगह चालू है। और कुछ सालों में हम इनके रिजल्ट्स देख सकते हैं और हो सकता है आगे आने वाले सालों में हाइपरटेंशन का और इस तरह की सारी बीमारियों का मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी काफ़ी हद तक चेंज हो जाए। और इन सारी फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को जानना समझना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि हम उसके लिए अडेप्ट हो सकें और उसके लिए मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। टेलीमेडिसिन का और नई टेक्नोलॉजीज़ का कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स में क्या रोल है और डायबिटीज़ पेशेंट में क्या रोल है, उसको हमने अलग वीडियोस में डिस्कस किया है। उनका लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ, तो इन्हों आप डेफिनेटली चेक करिए, तो उससे आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा।